ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन। मेरी बात सुनो एकदम ध्यान से प्लीज। वेलकम टू टुडेस रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर आज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 194 एच किस बारे में बात करता है? ये भी बात करता है कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में, पर वो कमीशन और ब्रोकरेज नहीं जो आपने 194 डी में पढ़ लिया। हम उसके अलावा बाकी बचे हुए कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे सर, बताओ ना। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, ये क्या क्या कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अगर कोई पेयर है, अगर वो कोई रेसिडेंट पेई को पेमेंट कर रहा है, किस चीज का पेमेंट कर रहा है, किसी कमीशन या ब्रोकरेज का, तो उसको क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ 5%। सर कमीशन पे सर 5% का टीडीएस कट रहा है, वो चाहे 194 डी हो, चाहे 194 जी हो, या 194 एच हो। सर ये पेयर कौन है? पेयर मतलब या तो कोई अदर हो गए या फिर इंडिविजुअल या एचयूएफ हो गए। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है ना, तो सिर्फ बड़े इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करेंगे। ये लोग अगर कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं या ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जब आपने पेमेंट किया या जब आपने क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर, आप क्या करोगे दोस्तों? टीडीएस काटोगे। पर टीडीएस तभी काटना जब आपका एग्रीगेट 15,000 के ऊपर जा रहा है। 15,000 के ऊपर जा रहा है तो दोस्तों यही तो केस था। 194 जी में भी यही केस था, 15,000 की लिमिट थी। और अगर आप देखोगे 194 डी, तो 194 डी में भी यही केस था, आपका 15,000 का लिमिट था। तो 15,000 का लिमिट कमीशन के लिए फिक्स्ड है और 5% का रेट आपकी कमीशन के लिए फिक्स्ड है। कमीशन दिखेगा तो 15 और 5 लिख ही देना। पर दोस्तों आगे की बात भी तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ये किस पे लगेगा? कमीशन और ब्रोकरेज पे। पर दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। अगर आपका जो कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है कौन? बीएसएनएल या एमटीएनएल। क्यों? टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी। पब्लिक कॉल उठाने के लिए सर बोलोगे कि एक ऑफिस बनाते हैं, फ्रेंचाइजी बनाते हैं, वो फ्रेंचाइजी को अगर आप कमीशन का पेमेंट कर रहे हो ना, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। बस वो कह दिया सो कह दिया, एक्सेप्शन है, बस कह दिया सो कह दिया। और दूसरा, अगर आपका कोई प्रोफेशनल सर्विस है, क्या है राजा, कोई प्रोफेशनल सर्विस है ना, तो उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो। क्यों में नहीं कटेगा? क्योंकि उसके लिए 194 जे है ना, उसके लिए 194 जे है ना। प्रोफेशनल सर्विस म्हणजे क्या सर? आपका लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, ये सारे जो आपके 44 ए में नोटिफाइड है, ये आपके प्रोफेशनल सर्विस हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर लो ना। ये सारे एग्जाम में आते हैं राजा, एग्जाम में आते हैं। मैं आपको ना कसम से बता रहा हूँ, बाई गॉड बता रहा हूँ, ये रिविजन के साथ साथ आपका पूरा क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन बैंक में शर्त लगा लो, एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा जो नया हो। क्योंकि सर ये सारे 194 जे के पार्ट नहीं है, ये सारे आपके 194 एच के पार्ट नहीं है, पर दो तीन होंगे भले। आगे के जो मैंने लिखे हैं वो पार्ट नहीं है, पर वो क्वेश्चन बैंक में आया है करके अपन ने उसको बना लिया है अपना एक हिस्सा। दोस्तों सीबीडीटी सर्कुलर आया था, उसमें पूछा गया कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो फीस लेती है मीडिया कंपनी से फॉर बुकिंग एडवर्टाइजमेंट, इज इट अ डिस्काउंट और कमीशन? मतलब मैं अगर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूं, मान लो एबीसी एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, अगर मैं ऐड ले जाकर के इकोनॉमिक टाइम्स को दे रहा हूं और इकोनॉमिक टाइम्स को जो पैसा मिल रहा है उसमें से कट ले रहा हूं, तो वो जो कट ले रहा हूं मैं, उसको डिस्काउंट माना जाएगा कि कमीशन माना जाएगा? सर इन्होंने बोला सुनो, नो टीडीएस इज अट्रैक्टेड ऑन द पेमेंट मेड बाय मीडिया कंपनीज टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर बुकिंग एडवर्टाइजमेंट एज इट इज नॉट कमीशन। अगर मैं मान लो मैंने 10 लाख का ऐड लाके इकोनॉमिक टाइम्स को दिया, तो उससे जो कमीशन ले रहा हूं ना, इन्होंने बोला उसमें टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट कमीशन रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय सच मीडिया कंपनीज फॉर एंगेजमेंट ऑफ मॉडल, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स पर्सन। एक क्वेश्चन है सर इसमें क्वेश्चन बैंक में, एक क्वेश्चन जरूर है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप अपने, सुनो ना, आप अगर देखो सर, तीन लोग इन्वॉल्व है। एक आपका क्लाइंट होता है जिसको एडवर्टाइजमेंट करवाना है, वो जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसके पास जाती है? मीडिया मीडिया कंपनी के पास। मीडिया मतलब कौन हो गया सर? यू मान लो तुम, मीडिया मतलब इकोनॉमिक टाइम्स हो गया मान लो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोई भी ए लिमिटेड हो गई, और क्लाइंट कौन हो गया? रिलायंस इंडस्ट्री। क्लाइंट अगर मान लो यहाँ पे ऐड करवाना चाहता है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोलती है कि हाँ 10 लाख रुपए लगेगा, और वो इसको जाकर के 8 लाख रुपए देती है। तो जो 2 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बचा, क्या हम मानेंगे मीडिया एंटरप्राइज ने कमीशन दिया? सर कमीशन होगा, पर उसको हम कमीशन नहीं, एक तरह का डिस्काउंट मान लो, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 194 एच अट्रैक्ट नहीं होने वाला। पर ये जो मीडिया कंपनीज अपने मीडिया को, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मॉडल्स को हायर करती है, फोटोग्राफर्स को हायर करती है, ये सारे पेमेंट को बल्कि हम 194 एच में कमीशन मानेंगे, और कमीशन मान के इस पे टीडीएस काट लेंगे। सर बस इतनी सी बात समझा सकता हूं मैं आपको रिवीजन में। दूसरा सर, कतार रेलवेज रोता है, और कतार रेलवेज रेलवेज नहीं रहे, कतार एयरवेज बहुत रोया सर, और इसने, इसको आईसीआई ने भी बहुत इज्जत दी। क्या बोला सर? जब आप लैंडिंग और पार्किंग चार्ज देते हो, आप अपने एयरपोर्ट में लैंड करते हो और उसको जाके फ्लाइट को पार्क करते हो, तो क्या लैंडिंग और पार्किंग चार्ज को, नहीं ये लैंडिंग और पार्किंग चार्ज नहीं, नहीं ये वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। मेरी बात सुनो, इधर देखो सर, सेलिंग ऑन कमीशन। कतार रेलवेज ने अपने एजेंट को बोल रखा था कि भैया मैं तुमको फ्लाइट का टिकट 4,000 का है, वो मैं तुमको 3,500 रुपए में बेचूंगा, 3,500 रुपए में बेचूंगा, और उसके बाद हम लोग तुम उसको अप टू 6,000 रुपीज तक बेच सकते हो। 4,000 रुपए का फ्लाइट टिकट है, मैं तुमको 3, अच्छा 6,000 रुपए का फ्लाइट टिकट है,
₹4000 में मैं तुमको बेच दूँगा, ये खरीद के बेचना तुम, और 4000 के नीचे तुमको हर एक टिकट बेचने का तुमको ₹500 का कमीशन मिलेगा, ₹500 का कमीशन मिलेगा, ताकि तुम मोटिवेटेड रहो। तो सर चा 6000 तक की टिकट है। उनको बोला गया है तू मिनिमम 4000 में तो बेचेगा, 4000 से कम में नहीं बेचेगा और मैक्सिमम 6000 में बेचेगा। तो कौन से रेंज में बेचना है तेरी मर्ज़ी है। अब सर कतार एयरवेज़ ने जो ₹500 दिए उसको, वो तो कमीशन है, उसपे 194 एच लगेगा। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, वो तो एकदम बढ़िया है। पर दोस्तों, ये जो अब जो एजेंट है, उसने मान लो ₹5500 में बेचा, तो उसने 1500 का और कमीशन कमाया। तो ये जे 1500 का और कमीशन कमाया, इस पे भी 194 एच लगना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला घंटा हमको नहीं पता। दोस्तों लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए हमको नहीं पता, पर तुम बताओ, बोल दो कि मान लो लगना चाहिए, कि हाँ, हाँ भाई एप्लीकेबल होना चाहिए। कैसे कंट्रोल करोगे? मैंने तो टिकट दे दिया, मैं कतार एयरवेज मैंने तो टिकट दे दिया। अब वो टिकट 5000 में बेचा, 6000 में बेचा, मैं क्या पकड़ते बैठूं क्या? पकड़ने के बाद उससे टीडीएस लेता बैठूं क्या? तुम प्रैक्टिकली मॉनिटर कर ही नहीं सकते। तो लॉ ने क्या बोला, हम कतार एयरवेज पे या किसी भी एयरलाइन कंपनी पे ये प्रेशर नहीं डालना चाहते। ये होगा कमीशन, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ईच आस्क ईच एंड एवरी सेलर that was at what price did you sell and then deduct tax thereon. It is not possible. तो ये वाले पोर्शन होगा भले एज आपका कमीशन का, पर उस पे 194 एज अट्रैक्ट नहीं होगा, पर ये 500 पे तो अट्रैक्ट होगा। समझे सर? यस सर। ये आपका कतार एयरवेज़ का केस हो गया। उसके बाद दोस्तों वोडाफोन एसआर और एसीआईटी का एक केस था, मेरे को बताओ। वोडाफोन वाली कंपनी जो है ना, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिम कार्ड देती थी और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर को सिम कार्ड देता था। कस्टमर को जब सिम कार्ड मिलता था, तो एक्टिवेशन के लिए वो वोडाफोन को कॉल करता था। तो मेरे को एक बात बताओ, जो सिम कार्ड ₹50 का तुमको मिलता था, वो ₹20 का वोडाफोन डिस्ट्रीब्यूटर को देता था। मेरे को बताओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर को ₹30 मिला, क्या उसको कमीशन माना जाएगा या क्या माना जाएगा? जो ₹30 का मिला, सर देखो कमीशन के लिए ना जनरली समझना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। जनरली क्या समझना, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। तो सर यहाँ पे कोई, या तो यहाँ पे तुम मेरे को बताओ, क्या ये सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने ₹20 में सामान खरीद के ₹50 में बेचा? अगर ₹20 में खरीद के ₹50 में बेच रहे हैं, तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स है, उसपे 194 एच नहीं आएगा। वो तुम्हारा कमीशन नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है ₹30 का। पर अगर यूं समझ लो कि तुमको बस 20 कमीशन दिया जा रहा है, तो फिर तो 194 एच आएगा। सर यहाँ पे ना केस लॉ में ये आया कि सिम वोडाफोन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को देने से काम नहीं खत्म हो जाता। कस्टमर को जब सिम मिलता है, तो वो कॉल करने के लिए वापस वोडाफोन के पास ही आता है, एक्टिवेट करवाने के लिए। पूरा काम वोडाफोन का ही है, बस डिस्ट्रीब्यूटर तो एक क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि तू जाके मेरे स्टोर पे ले लेना। काम तो पूरा वोडाफोन को ही करना है। तो यहाँ पे जो पैसा ₹20 दिया गया है ना, ये प्योर कमीशन है, ये प्योर कमीशन है, और आपको 194 एच अप्लाई होगा। सिमिलरली सर, मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है, वो अपने स्टॉकिस्ट वगैरह को और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को क्या देती है, इंसेंटिव्स देती है कि ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा कमाओगे। ये जो इंसेंटिव है, क्या इस पे 194 एच अप्लाई होगा? सर इसका क्या आंसर आया पता है, कि कंपनी और स्टॉकिस्ट के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का नहीं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, कि मैं तेरे से खरीद रहा हूं और मैं बेचूंगा। तो सर जब स्टॉकिस्ट का ये रिलेशन है ना, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला, तो भैया सुनो, तो उसमें 194 एच अट्रैक्ट नहीं होगा। और लास्ट में ये देख लो, टीडीएस और 194 एच कैन नॉट बी डिडक्टेड इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। तो जनरली कहां पे लगता है, प्रिंसिपल टू एजेंट वाले ट्रांजैक्शन में लगता है। ये पूरा का पूरा डिटेल विस्तार 194 एच है। तुमको बता दूं, तुम्हारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं टैक्स शॉर्ट्स। टैक्स शॉर्ट्स 30 एमएल। टैक्स शॉर्ट्स 30 एमएल क्या है सर, ये 30 एमएल है। 30 एमएल के शॉर्ट्स से जो आप लोग रात को लेकर के सो सकते हो, जिससे आपका टैक्स का ज्ञान बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। सर ये शॉर्ट्स में हमने एक एक सेक्शन पूरा डिटेल में रिवीजन करके डाला है आप लोगों के लिए। ऑडियो में मस्त एकदम रिवीजन है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ सर आगे। 194 आई क्या है, रेंट की बात करते हैं, स्पीड कर दूं थोड़ा? सर स्पीड तो मैं बहुत कर रहा हूँ, बस मैं कवरेज में एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ करके तुमको स्पीड ना लग रहा होगा। स्पीड तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्पीड मैं नहीं बोल सकता। तुम वैसे भी इसको क्या, ये वीडियो को बाद में 1.2x 1.5x पे ज्यादा नहीं देख पाओगे। हाँ सर, अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 194 आई। 194 आई किसके बारे में बात करता है? 194 आई बात करता है रेंट के बारे में। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, रेंट के बारे में बात करते हैं। 194 आई क्या है, सिंपल सी चीज है। अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, आप यानी कि क्या, कोई भी अदर पर्सन हो गया या बड़े बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ हो गए, अगर वो लोग रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, किसको, पेई को, जो रेसिडेंट है, तो रेंट के पेमेंट पे कटेगा टीडीएस। कितना टीडीएस कटेगा सर, वो डिपेंड करता है कि रेंट किस चीज का है। अगर आपने रेंट पे ले रखा है प्लांट और मशीनरी, क्या रेंट पे ले रखा है दोस्तों, आपने रेंट पे ले रखा है प्लांट और मशीनरी। रुक जाओ एक बारी। हाँ जी दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना प्लीज। सर
क्या किस चीज पे टीडीएस कटेगा? अगर आपने रेंट पे ले रखा है क्या? प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे लेने के लिए, प्लांट और मशीनरी को रेंट पे लेने के लिए 2% का आपको क्या लग जाएगा? 2% का आपको टीडीएस लग जाएगा। पर उसके अलावा अगर आपने कोई अदर, जैसे कि लैंड बिल्डिंग है रेंट पे ले रखा है, आपने फर्नीचर फिक्सर्स रेंट पे ले रखा है, तो उस पे 10% का टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा राजा? 10% का टीडीएस कटेगा। पर एक शर्त है दादा, शर्त ये है कि जो आपका एग्रीगेट रेंट आप पे कर रहे हो ना, वो पूरे साल का कम से कम 2,40,000 तो भी होना चाहिए, तो मतलब है बात करने का, वरना कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। 2,40,000, और ये 2,40,000 क्या इंडिविजुअल असेट का देखेंगे? नहीं, सारे असेट्स का मिला करके देखेंगे, सारे असेट्स का मिला करके देखेंगे। अगर सारे असेट्स का मिलाए तभी जाकर के देखेंगे। एक बात बताओ सर, यहाँ पे को ओनर का कॉन्सेप्ट आता है। को ओनर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अगर मैंने एक रेंट भरा 1,80,000 का टू मिस्टर ए, और मैंने रेंट भरा 1,80,000 का टू मिस्टर बी, और ये दोनों मिला करके को ओनर है उस बिल्डिंग के, तो मेरे को बताओ क्या मैं टीडीएस काटूंगा कि नहीं काटूंगा? सर द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज यू विल नॉट डिडक्ट द टीडीएस, यू विल नॉट डिडक्ट द टीडीएस। क्यों सर, क्यों टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है? क्योंकि इंडिविजुअल तो 2,40,000 से कम ही कमा रहा है ना, तो ये जब 2,40,000 से कम कमा रहा है तो इसका क्यों काटूं मैं? इसका टीडीएस नहीं कटेगा। वो जो 2,40,000 का लिमिट है वो एक एक ओनर के लिए इंडिविजुअल लिमिट है। पर दोस्तों सुनो ना, रेंट ये जो टीडीएस कटेगा ना, नहीं कटने के दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन है। क्या दो एक्सेप्शन है? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला एक्सेप्शन ये है कि, सुनो ना प्लीज मेरी बात सुनते जाना। पहला एक्सेप्शन, अगर आप रेंटल का पेमेंट कर रहे हो रीट को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, तो तुमको पता है ये बस एक पास थ्रू होता है, तो इसमें आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर पैसेंजर सर्विस फी का पेमेंट हो रहा है, जो एयरलाइंस पे करती है आपके एयरपोर्ट्स को, अगर पैसेंजर सर्विस फी का पेमेंट हो रहा है, तो वो आपके लैंड और बिल्डिंग को यूज करने का नहीं, बल्कि आपके पूरे 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 एयरपोर्ट के बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज यूज करने का है। तो जो पैसेंजर सर्विस फी का पेमेंट एयरलाइन पे करती है एयरपोर्ट को ना, वो वाली फीस पे आपको क्या नहीं काटना पड़ेगा? टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। इस पे अलग अलग आगे केस लॉज आए सर। मेरे को बताओ, अगर आप एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ले रहे हो, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस ले रहे हो, क्या उस पे टीडीएस कटेगा? दोस्तों अगर मैं जाकर के मेरा सामान रखवाया और मैंने बोला इसको प्रिजर्व करके रखना है, उसके मैं चार्जेस ले रहा हूं, तो वो जो चार्जेस मैं ले रहा हूं, क्या उस पे 194 आई लगेगा? दोस्तों नहीं। जो आप कोल्ड स्टोरेज चार्जेस का पैसा दे रहे हो ना, आप उस जगह को रेंट पे लेने का नहीं, आप उस कोल्ड का, उस मशीन का पैसा दे रहे हो सर, वो आपका रेंटल नहीं है, वो आपकी जगह नहीं है, आप तो एक सर्विस ले रहे हो, तो उसके लिए 194 आई अट्रैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली सर, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज, ये तो सोचो, एक एक फ्लाइट आती है, वो एयरपोर्ट में लैंड होती है, जाके पार्क होती है, पार्क होने के बाद वहां से निकल करके टेक ऑफ कर जाती है। वाह क्या प्याज बनाए। सुनो, वहां से क्या कर जाती है? टेक ऑफ कर जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस जो होते हैं, क्या उसपे टीडीएस कटेगा? 194 आई वाला? लॉ ने बोला नहीं राजा, वो लैंडिंग चार्जेस ना जमीन पे उतरने का चार्ज नहीं है बे। जमीन मेरा होने से क्या हो गया? लैंडिंग चार्जेस जो है ना, वो इतने सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, सारे लोग जो होते हैं, वो आपको जो लैंडिंग में हेल्प करते हैं, उनकी सर्विस का चार्जेस है। वो 194 आई की कोई रेंट का चार्ज नहीं है दोस्तों। अब मेरे को एक बात बताओ, रेंट पे आपको जीएसटी पोर्शन भी होता है, क्या जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस कटेगा? फॉर वंस एंड ऑल मैं आपको बता दूं, जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटता है राजा, जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटता है। समझे क्या? समझे क्या सर? हाँ, ठीक है। दोस्तों अब मेरी बात सुनो। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, प्लीज़ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, प्लीज़ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर कभी-कभी ना आप अपफ्रंट लीज़ का पेमेंट करते हो या एक वन टाइम लीज़ का पेमेंट करते हो। ये जो अपफ्रंट या वन टाइम लीज़ का पेमेंट करते हो ना, ये आपका बेसिकली लीज़ का चार्जेस होता है। ये जो पैसा है ना, तो आपको आगे चल करके रिफंड होने वाला है, और ये तो जो पैसा है ना, आगे चल करके किसी लीज़ रेंटल पे एडजस्ट होने वाला है। ये वो पैसा हो गया जो नेकी कर दरिया में डाल वाला पैसा। नेकी कर दरिया में डाल वाला पैसा है। तो ये वाले पैसे पे क्या 194 आई का टीडीएस कटेगा? अबे जब रेंट नहीं है, रेंट का सबसे बेसिक फंडा होता है रेकरिंग इन नेचर। रेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सर, रेकरिंग इन नेचर। काय का रेकरिंग इन नेचर? ये वन टाइम एक्सपेंस है सर, इस पे आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। उसके अलावा सर और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं 194 आई के, पर 194 आई का मेजरली ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझो 194 आई ए क्या है? आइए, आइए पधारिए टप्पू के पापा। अरे आईए क्या है? आईए है सर आपका इमूवेबल असेट। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। इमूवेबल असेट्स, इमूवेबल असेट मतलब आप यूँ समझ लो, आप अपनी कोई बड़ी-सी बिल्डिंग बेच रहे हो, तो हमने बोला भैया अगर बिल्डिंग बेच रहे हो ना, तो हम आपको पकड़ लेंगे। अगर आप ट्रांसफरर हो, जिसने अपना इमूवेबल असेट बेचा है, जिसमें हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे हैं। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो ट्रांसफरी को, और पेमेंट कौन कर रहा है सर? ट्रांसफरी पेमेंट कर रहा है ना, तो ये जो पेमेंट कर रहा है, उस पे वो क्या काटेगा? टीडीएस। एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ 1%। और व्हाट अमाउंट सर? जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो वो, या फिर इन्होंने सर एक और चीज को कंपेयर किया, या फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर। पहले यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं था, बाद में हमको समझ आया अरे कितना लो कंसिडरेशन ले रहे हैं। हमने बोला नहीं नहीं, तू जो भी पेमेंट कर, लेकिन तू पेमेंट टीडीएस जो काटेगा ना, दैट विल बी 1% ऑफ कंसिडरेशन और एसडीवी। मतलब मान लो तुमने 20 लाख, तुमने मान लो
80 लाख रुपए का पेमेंट किया, लेकिन जो 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो टीडीएस किस पे कटेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे कटेगा, जो 1 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस पे कटेगा। मेरी बात समझे क्या? तो 1 करोड़ का 1% टीडीएस कट जाएगा। ये कौन काटेगा सर? जो ट्रांसफरी है, जो क्या कर रहा है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहा है और पेमेंट कर रहे हैं। पर तुमको एक बात बताऊं, टीडीएस नहीं लगेगा अगर जो आपका कंसिडरेशन है या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, दोनों भी अगर 50 लाख रुपए से कम है, दोनों क्या है, 50 लाख रुपए से कम है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। मेरी बात समझे क्या? सर मेरी बात समझे क्या? सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के केस में टीडीएस नहीं कटेगा, पर आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में टीडीएस कटेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या? अगर ये जो ट्रांसफरी है, आपको पता है टीडीएस काटने के लिए टैन की जरूरत होती है, पर यहाँ पे पहला एक्सेप्शन आया जहां पे टैन नहीं लगेगा। अगर 194 आई ए में ट्रांसफरी डिडक्ट कर रहे हैं, तो ये हर बार थोड़ी होता है यार, इसके लिए थोड़ी टैन नंबर बोलोगे। यहाँ पे तुमको टैन की जरूरत नहीं है, तुम अपना पैन नंबर डाल के भी तुम ये टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हो कि मैंने टीडीएस काटा है। अरे मेरी बात समझे क्या? अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ सर, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे जब आप ये टीडीएस कटवा रहे हो तो आपका इंटेंशन किसको पकड़ने का है? ट्रांसफरर को पकड़ने का या ट्रांसफरी को पकड़ने का है? सर यहाँ पे मेजरली आपका इंटेंट ना, ये बंदा जो 50 लाख दे रहा है, जो 50 लाख दे रहा है, ये इतना अमीर है, तो इसको पकड़ने का इंटेंट है। तो हमने क्या बोला पता है? अगर को ओनर्स होंगे, मान लो मैं और निधि, हम दोनों ने मिलकर के क्या किया, मैं और निधि, हम दोनों ने मिलकर के क्या किया, हम दोनों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को हमने 1 करोड़ में बेचा, और मेरा 1 करोड़ नहीं, मान लो 80 लाख रुपए में बेचा। मेरा शेयर कितना उसमें? 40 लाख, उसका शेयर कितना? 40 लाख। तो अभी दोनों का शेयर 50 लाख से कम है। अब मेरे को बताओ, जब ट्रांसफरी पेमेंट करेगा, क्या वो टीडीएस काटेगा? सर द आंसर इज यस। सर दिस इज अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी टू 194 आई, पर फर्क समझो, 194 आई में जो सामने वाला पैसा कमा रहा है उससे हमको फर्क पड़ता है। अगर वो 2,40,000 नहीं कमा रहे तो छोड़ दे, पर यहाँ पे हमको ट्रांसफरी से भी फर्क पड़ता है कि भैया तू कहां से दे रहा है 80 लाख रुपए, तो 80 लाख रुपए तो है ना, तो तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा सर। मैं तो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, सारे। मेरे को मत बोलना फिर लंबा रिविजन हो गया। भाई मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, तुम बता दो, पॉइंट तो है ना, छोड़ के कैसे जाए, पॉइंट तो है ना, समझे क्या? सर मेरी बात सुनो प्लीज, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सर मैंने क्या बोल दिया आपको, 194 ए में टैन कार्ड की भी जरूरत नहीं, टैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्या करोगे, टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। सर 194 आई रेंट का था, 194 आई ए था किसका, 194 आई ए किस चीज का था? इमूवेबल असेट का था। 194 आई बी, इनको भी काटना पड़ेगा सर, इनको भी कौन काटना पड़ेगा? देखो 194 आई में ना बड़े बड़े इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड थे, बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ, पर 194 आईबी में कौन है? छोटे इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिनको जो बड़ा रेंट दे रहे हैं, छोटे इंडिविजुअल जो बड़ा रेंट दे रहे हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। सर छोटे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो बड़ा रेंट दे रहे हैं आईबी, इनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। छोटे इंडिविजुअल या एचयूएफ मतलब क्या सर? जो बड़े नहीं है, मतलब आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, और अगर आप रेंट दे रहे हो, कितना पता है रेंट दे रहे हो, जो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, अबे इतना सारा रेंट दे रहा है, तो टीडीएस काटेगा। कितना टीडीएस काटेगा दोस्तों? सर 194 आई में टीडीएस था 10% का, पर हमने बोला यहाँ पे ज्यादा नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ 5% का टीडीएस काट ले, 5% का टीडीएस तू काट के जमा करेगा। सर ये 194 आईबी की सबसे यूनिक बात आपको मैं बताता हूँ, ये टीडीएस ना कटेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो सर, ये लास्ट मंथ के रेंट से कटेगा, जो भी लास्ट मंथ का रेंट दे रहे हो। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर टिके, तो ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ यानी कि मार्च में कटेगा, या फिर मान लो अगर आपने अगस्त में वेकेट कर दिया, तो अगस्त का लास्ट मंथ का रेंट दिया तो अगस्त में कटेगा, पर ये हर महीने नहीं कटेगा सर, ये आखिरी महीने में या जब आप वेकेट कर रहे हो उस समय एक साथ लमसम कटेगा। पर सर मान लो एक साथ लमसम कटेगा, क्या रेट पे? 5% रेट पे कटेगा, वेरी गुड सर। पर अगर सामने वाले ने अपना पैन कार्ड नहीं दिया तो, सामने वाले ने अगर पैन कार्ड नहीं दिया तो, अगर सामने वाले ने पैन कार्ड नहीं दिया तो और अच्छा, आपका सेक्शन 206 डबल ए कहता है 20% से काट देना, 20% से काट देना बेटा। पर एक बात बताओ, मान लो मैंने 6 महीना वो फ्लैट में रहा और 6 महीने का कितना रेंट दिया, मैं 50,000 रुपए का रेंट देता रहा, 6 महीने तक 50,000 रेंट देता रहा, टोटल कितना पे कर दिया? 3 लाख का पेमेंट कर दिया। अब 7th मंथ में मैं क्या वेकेट कर रहा हूँ, वेकेट करते वक्त 50,000 का रेंट है, पर अब मेरे को टीडीएस काटना है। टीडीएस कितना काटूंगा? 3 लाख और 50,000 का टीडीएस, कितना? 5%। पर वो मेरे को पैन कार्ड दे ही नहीं रहा है, तो मैं टीडीएस कितना काटूंगा? 20%। 3,50,000 का 20% कितना हो गया? 70,000। मेरे को तो पेबल कितना है? 50,000। अब क्या 20,000 में मांगूंगा? लॉ ने बोला नहीं, आपका जो टीडीएस पेबल आएगा ना, दैट विल नॉट एक्सीड द लास्ट मंथ रेंट। तो अगर आपको 50,000 देना है सिर्फ, तो आप 50,000 ही काटो, 70,000 की लाइबिलिटी नहीं मानेंगे आपकी, 70,000 की लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। अरे इसका ना एक बार क्वेश्चन बैंक रेफर कर लेना। पर तुमको समझ आया क्या सर? रिविजन है, मैंने आपको फिर भी एक बार समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, 194 आईसी
दोस्तों 194 आईसी 194 आईसी क्या कहता है दोस्तों? पेमेंट अंडर अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। दोस्तों ये 194 आईसी ना जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है, जब आपका कोई लैंड लेकर के जाता है और उस लैंड पे अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो आपको बिल्डिंग में से कुछ हिस्सा तो देता ही है, साथ में आपको कैश कंपोनेंट भी देता है, कैश कंसिडरेशन भी देता है। ये जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है ना, अदरवाइज देन द मेन कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है अदरवाइज देन द मेन कंसिडरेशन, दोस्तों मेरी बात सुनो, 12 बजे तक अपनी क्लास खत्म होगी, मेरी बात सुनते जाओ आराम से, प्लीज मेरी बात सुनते जाओ। जो ये जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है 194 आईसी में, कैश कंसिडरेशन जो मिल रहा है ना, इस पे टीडीएस कटेगा राजा। कितने परसेंटेज पे टीडीएस कटेगा दोस्तों? ये जो 194 आईसी है ना, इस पे आपको 10% का टीडीएस कटेगा। मान लो अगर उन्होंने 80 लाख रुपए का आपको कैश दिया है, कैश यानी कि बैंक में पैसा दिया है, तो ये 80 लाख रुपए का 10% यानी कि 8 लाख रुपए का क्या कट जाएगा? टीडीएस कट जाएगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? सर ये आपका 194 आईसी हो गया, जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफिक है। सर आईसी को लेके जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे करेंगे? मैं बहुत गंदा याद किया, मैं तुमको बताने में भी मेरे को शर्म आ रही है, पर देखो भैया, जेडीए जब आप पढ़ोगे ना बार बार, तो तुम मेरे को जेडा दिखता है, जेडा। और जेडा के बाद मेरे को गाना याद रहता है, जेडा नशा। उसके आगे मैं कनेक्ट करके नहीं दूंगा। आप कनेक्ट कर सको तो ठीक है, पर ये आइस को ना आइस भी बोलते हैं, आईसी को आइस भी बोल सकते हो, आइस। सर मेरी बात सुनो, बहुत मैं कहते मैं ना मार दूं अपने आप को, इतना गंदा बनाया हूं मैं अपने आप को जान से मार दूं, इतना गंदा बनाया हूं मैं, मेरे को पता है। तो मेरे को जिससे याद होता है उससे मेरे को याद हो जाता है भाई। तुम मेरे को जज मत करो, तुम आगे याद कर लो, तुम खुद का बना के कुछ याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस मारियो मत। मेरी बात सुनो सर, ये 194 आई आई ए आई बी आई सी हो गया, आई बहुत हो गया भैया। अब मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे समरी नोट्स में, आपको आईए। सर मैंने क्या किया, आईए, आईबी, आईसी, ये चार, और एक और सेक्शन है एलए 194 एलए भी जो है वो इससे कुछ सिमिलर है, जो एक्विजिशन कंपलसरी एक्विजिशन की बात करता है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल करके उसका पूरा समरी डाल दिया है कि क्या क्या है। और जहां पे कुछ एक्सेप्शंस है ना, वो एक्सेप्शंस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो एक्सेप्शंस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे देखो 194 आईए और आईबी दोनों में आपको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती? टैन की जरूरत नहीं पड़ती आपको, दोनों में टैन की जरूरत नहीं पड़ती। सर समझे क्या आप? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये क्या हो गया? ये आपका टेबल हो गया 194 एलए। समझा देता हूं दोस्तों, कुछ नहीं है आपका, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किस चीज का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिल रहा है, जो कौन देगा? सरकार। तो उस केस में आपको 10% जो है आपका टीडीएस कट के आएगा। शर्त यह है कि 2.5 लाख का लिमिट है, अगर साल में 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो ही आपको ये लिमिट लगेगा। सर ये इतने सारे लिमिट्स याद कैसे होंगे बेटा? देखो कुछ चीजें तो बेसिक याद करनी पड़ेगी, जैसे कमीशन का 15,000 रुपया है, उसके अलावा यूनिक चीजें जैसे कि आपका पॉलिसी में 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, रेंट में 2,40,000 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन में 2.5 लाख लिखा हुआ है। पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो इतनी छोटी चीज है, उसमें आपका 2,500 रुपए लिखा हुआ है। तो बेसिक चीजें फील लेकर के याद करना पड़ेगा, पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समरी बनाते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको याद रहता जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद 194 जे शुरू होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194 जे क्या कहता है? प्रोफेशनल फीस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है राजा? प्रोफेशनल फीस के बारे में। कौन? सर जब मैं आपको प्रोफेशनल फीस बोलूँ ना, तो इसमें मैं आपसे 5 इनकम की बात करने वाला हूँ। एक तो आपका प्रोफेशनल सर्विस का इनकम, एक तो आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दूसरा आप उसके बाद आपका रॉयल्टी, और चौथा, अगर आप अपने किसी डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन वगैरह दे रहे हो और वो पैसा जो 192 में कवर्ड नहीं है, वो पैसा जो 194 192 में है, यानी कि सैलरी में कवर्ड नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका नॉन कंपीट फीस भी आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? फीस फॉर ये फीस प्रोफेशनल सर्विस में आ जाएगा 194 जे में। दोस्तों 194 जे में ये सारे सर्विसेज आ जाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत डिटेल्ड है सर। यहाँ पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, पेयर को टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन पेयर? सर पेयर देखो दो तरह के लोग हो सकते हैं, या तो बाकी लोग और दूसरे बड़े इंडिविजुअल और एचयूएफ। बाकी लोगों को क्या करना पड़ेगा? हर चीज पे टीडीएस काटना पड़ेगा, जो भी इनकम आप पे कर रहे हो। पर जो बड़े इंडिविजुअल या एचयूएफ है ना, वो सारी चीज पे टीडीएस नहीं काटेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज पे टीडीएस काटेंगे, आपका प्रोफेशनल सर्विस के फीस पे और टेक्निकल सर्विस के फीस पे। बस दो ही चीज पे काटेंगे, प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस। उसके अलावा पेयर और कहीं भी फीस नहीं काटेगा। सर पेयर जो है, अगर बड़ा इंडिविजुअल या एचयूएफ है ना, तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों पे, मतलब यानी कि फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस पे काटेगा। नॉन कम्पीट फीस पे नहीं काटेगा, रॉयल्टी पे नहीं काटेगा, और डायरेक्टर के एक्सेस रेम्युनरेशन पे भी नहीं काटेगा। ये यहाँ पे कवर हो ही नहीं रहा है। उसके बाद सर किसको, जब भी तुम किसी रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटोगे 194 जे वाला। सर क्या रेट पे टीडीएस काटोगे? दोस्तों मेरी बात सुनो, इन्होंने अलग अलग रेट्स बना रखे। इन्होंने बोला बेटा रेट्स क्या होंगे, जब आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात करो ना, तो यहाँ पे 2% का रेट होगा सिर्फ।
2% का रेट होगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए। सर उसके बाद अगर आप रॉयल्टी की बात करो तो रॉयल्टी दो चीजों से रिलेटेड हो सकती है, एक सिनेमा से रिलेटेड हो सकती है और एक अदर से रिलेटेड हो सकता है। अगर सिनेमा से रिलेटेड रॉयल्टी की बात करो ना तो आप 2% टीडीएस काटोगे, सिनेमा से रिलेटेड रॉयल्टी की बात करो तो आप 2% टीडीएस काटोगे। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो ना, उसके अलावा कोई और रॉयल्टी है तो आप 10% टीडीएस काटोगे। कितना राजा? 10% का टीडीएस काटोगे। और उसके अलावा सुनो दोस्तों प्लीज मेरी बात सुनो, बाकी सारे केसेस में आप 10% का टीडीएस काटोगे, बाकी सारे केसेस में आप 10% का टीडीएस काटोगे। मतलब 2% कहां पे करके दिया सर? एक तो आपको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में करके दिया और दूसरा रॉयल्टी, सिनेमा रिलेटेड रॉयल्टी। अगर आप सिनेमा चलाने का कोई रॉयल्टी का पेमेंट आ रहा है तो उसमें आप 2% का टीडीएस काटोगे। और दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप कॉल सेंटर ऑपरेशन में एंगेज हो, बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर ऑपरेशन, तो कॉल सेंटर ऑपरेशन में भी आप क्या काटोगे? 2% का टीडीएस काटोगे। अरे मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर आप उस पे भी 2% का टीडीएस काटोगे। सर आप समझ गए? हाँ सर, ये पूरा क्या हो गया? आपके टीडीएस के रेट्स हो गए। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, 2% या 10% का टीडीएस हो गया। सर मेरे को एक बात बताओ, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए 2% का रेट लाया क्यों? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% का रेट लाया क्यों? तुमको समझ आता है? सर अब मेरे को ये बताओ, चलो उस पे आते हैं अपन। मेरे को ये बताओ टीडीएस का लिमिट क्या है दोस्तों? टीडीएस का लिमिट है 30,000 रुपीज। इसमें सबसे बड़ा खेल है, ये एग्रीगेट होगा एक फाइनेंशियल ईयर का, पर ये 30,000 रुपए जो है ना, ईच काइंड ऑफ इनकम का है। मतलब आपका प्रोफेशनल सर्विस का अलग 30,000, टेक्निकल सर्विस का अलग 30,000, रॉयल्टी का अलग 30,000, सबका 30,000 अलग अलग करके टोटल क्या आएगा? आपका टोटल फीस आएगा। अरे मेरी बात समझे क्या सर? ये क्या हो गया? ये आपका पेमेंट हो गया 30,000 का। ध्यान रखना, मतलब अगर मैंने प्रोफेशनल सर्विस का पैसा भरा 25,000 और मैंने टेक्निकल सर्विस का पैसा भरा 28,000, तो क्या मेरे को दोनों पे टीडीएस लगेगा? नहीं राजा, मेरे को दोनों पे ही टीडीएस नहीं लगेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रारी सर, जब आपने सेक्शन 194 आई पढ़ा था, किस चीज का? रेंटल का, तो वहां पे आपने प्लांट एंड फर्नीचर का रेंट लिया, आपने लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट लिया, सारे का रेंट मिला करके एग्रीगेट देखेंगे 2,40,000 रुपए। एक एक का नहीं, सारे का रेंट मिला करके एग्रीगेट देखेंगे 2,40,000 रुपए। अरे मेरी बात समझे क्या तुम? अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, लेकिन ये जो 194 जे का टीडीएस है ना राजा, प्रोफेशनल सर्विस वाला, ये नहीं लगेगा अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो। मतलब मान लो मेरा सीए, मैंने अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न उससे भरवाए, तो मैं उससे टीडीएस नहीं काटूंगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, आप बोल रहे हो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में टीडीएस कटेगा, पर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में आता क्या है? इन्होंने बोला भैया अगर तुम्हारा कोई मैनेजरियल सर्विस है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन से देखो सर, स्क्रीन से देखो, हाँ जी, यहाँ देखो। सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस है, मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस है, तो ये आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में आ जाता है। लेकिन सर इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड होती है, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनिंग का काम कर रहे हो, या फिर अगर कोई कंसिडरेशन दे रहे हो जो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। मतलब मेरा एक आईटी आईटी वाला बंदा है, वो मैं उसको सैलरी में रख रखा हूं, तो भैया भले वो कंसल्टेंसी दे रहा हो, भले वो टेक्निकल सर्विस दे रहा हो, पर वो मेरे सैलरी हेड में टैक्सेबल है ना, तो आपको 194 जे अट्रैक्ट नहीं होगा। सर ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बार क्वेश्चन आया है। सुनो, अगर मैं गया बैंक, मैं बैंक गया, बैंक क्या बोल रहा हूं मैं अगर गया हॉस्पिटल, मान लो अडानी का हॉस्पिटल है, अडानी के हॉस्पिटल में गया और वहां पे कोई खर्चा करवाया मैंने, और खर्चा करवाने के लिए मैंने कैशलेस क्लेम कर लिया, तो कैशलेस का पेमेंट कौन करता है सर? इंश्योरेंस कंपनी। पर इंश्योरेंस कंपनी खुद से पेमेंट नहीं करती है, वो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को असाइन करती है, बोलती है भैया तू जाके कैश सेटलमेंट सारा चेक कर लेना और उसके बाद हम दोनों आपस में हिसाब कर लेंगे। तो ये जो पैसा आपने दिया है अडानी हॉस्पिटल को, ये हॉस्पिटल को जो पैसा दिया, क्या इस पे 194 जे लगेगा? दी आंसर इज यस, बिकॉज आपका प्रोफेशनल सर्विस में लीगल आता है, मेडिकल भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है, लेकिन मेडिकल भी आता है, तो मेडिकल सर्विस आ गया। ये हॉस्पिटल को जो पेमेंट किया आपने मेडिकल सर्विस का है, तो 194 एच में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, 194 जे में टीडीएस काटना पड़ेगा। सो थर्ड पार्टी पे एडमिनिस्ट्रेटर मेकिंग पेमेंट टू हॉस्पिटल विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 जे। 194 जे में तुम टीडीएस काटोगे। अरे समझे क्या? अरे तुम समझे क्या? ये सर ये हो गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद दोस्तों सीआईटी वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर कोटक सिक्योरिटीज के केस में क्या हुआ था? सीआईटी वर्सेस आपके जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, वो अपने अलग अलग ब्रोकर्स को क्या करते थे, एक ऑनलाइन फैसिलिटी देते थे, एक ऑनलाइन ऑनलाइन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग फैसिलिटी देते थे कि भैया इससे तुम ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जो फैसिलिटी देते थे किसको? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज देता था। ये कोटक सिक्योरिटीज को भी मिलता था।
इसको जो पेमेंट कर रहे हो क्या उस पे 194 जे अट्रैक्ट होगा, उसका सवाल था। तो जवाब आया नहीं भैया नहीं। क्यों, टेक्निकल नहीं है क्या? अरे होगा, पर एक सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का एक अलग एक नया एलिमेंट भी होता है, कस्टमाइजेशन या स्पेशलाइजेशन। ये तो जो ऑटोमेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ये तो सबके लिए है ना, तुम्हारे लिए अलग क्या है? तो ये तो एक नॉर्मल सर्विस है, तो इसमें 194 जे अट्रैक्ट नहीं होगा। सर यहाँ पे क्या लिखा हमने फिर, वेर एन ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है क्या उस पर अट्रैक्ट होगा? तो उन्होंने बोला स्पेशलाइज सर्विस पे कटता है, यहाँ पे सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, देयरफॉर नो टीडीएस अंडर 194 जे। आपका 194 जे में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पीजीबीपी में ब्लॉक में ऐड होता है और पीजीबीपी में 40% पे डिडक्शन डेप्रिसिएशन मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर को मिलता है। पर दोस्तों अब मेरा कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जब आप पेमेंट करते हो ना, तो उसको हम रॉयल्टी का पेमेंट मानते हैं। किस चीज का? रॉयल्टी का पेमेंट मानते हैं। और वो रॉयल्टी का पेमेंट मानोगे ना, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि इंटेंजिबल असेट में ले जाके डेप्रिसिएशन कर दोगे, ना जी ना। उसको आप नॉर्मल एक्सपेंस आउट करोगे, और जब आप इसका पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप 10% का टीडीएस भी काटोगे, बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इन्होंने क्या बोला सर, एक एक्सप्लेनेशन है 9J का, कहते हैं कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ राइट टू यूज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी, हेंस सेक्शन 194 जे एंड 195 इज अट्रैक्टेड। 194 जे और 195 अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, सीजी हैज एक्सेम्प्टेड सर्टेन सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। टीडीएस आपको कुछ सॉफ्टवेयर को हटा दिया। कौन सा सॉफ्टवेयर सर? जिसमें यूनिकनेस नहीं है, जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट यूएस से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, कस्टमाइज्ड, और इंडिया में खरीदने के बाद उसको कस्टमाइज करवा के खरीदा, और उसके बाद एज इट इज उसको किसको बेच दिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर तुमने बेचा ना, ये वाले ट्रांजैक्शन में 194 जे नहीं लगेगा। जब आप यहां से पेमेंट कर रहे हो ना माइक्रोसॉफ्ट को, तब 194 जे लग जाएगा, या 195 लग जाएगा एज द केस में भी, क्योंकि 194 जे तो सर सिर्फ रेसिडेंट को एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपने टीडीएस जो भी सेक्शन में काटना था वो काट लिया, पर ये जब आपने यूनिक सॉफ्टवेयर नहीं, वही बना बनाया सॉफ्टवेयर बिना किसी चेंजेस के बेच दिया ना, तो ये 194 जे अट्रैक्ट नहीं होगा। पढ़ो क्या लिखा है, where payment is made by transferee मतलब कौन हो गया सर? रिलायंस, for acquisition of the software from a resident, 194 जे would not apply if all the below conditions are satisfied। पहला, software is acquired in subsequent transfer, आपने पहले लिया और बाद में रिलायंस को ट्रांसफर किया। दूसरा, टीडीएस डिडक्ट हो गया 194 जे में या 195 में ऑन द प्रीवियस पेमेंट, जब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया यूएस को पेमेंट कर रहा था। एंड डिक्लेरेशन फ्रॉम ट्रांसफरर दैट टीडीएस इज डिडक्टेड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डिक्लेरेशन देगा, भैया मैंने काट लिया टीडीएस, तू मेरा मत काट, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। मतलब सर आप परचेज करके अगर एज इट इज सेल कर देते हो तो 194 जे नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों सिटिंग फीस टू डायरेक्टर, जो बैठन के पैसे मिलते हैं ना इनको फोकट के, 197.5 में ये जो सिटिंग डायरेक्ट फीस मिलता है, इस पे टीडीएस कटेगा 10% पे, और कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा सर 192 में सैलरी में नहीं जाता ना राजा, सैलरी में नहीं जाता ना, इसलिए लगेगा। और सर हेल्थ सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन था, जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है डॉक्टर्स को, which is variable based on the number of patients and the treatment, will it be deductible under 194(2) और 192 या 194(j)? जो आप पेमेंट कर रहे हो, अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग पेमेंट कर रहे हो, क्या वो सैलरी में जाएगा कि किस में जाएगा? सर ये मणिपाल हेल्थ सिस्टम का केस लॉ था, उसमें हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देयरफॉर 194 जे। सर वन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता तो 192 लगता, पर नहीं है करके हम क्या लगाएंगे? 194 जे लगा देंगे। अरे तुमको समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड सर? आगे बढ़े। सर 194 के जो है छोटा सा फालतू सा है, वो आप एक बार अपने आप से पढ़ लेना। ये क्या कहता है कि भैया म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के रिलेटेड आपको कोई इनकम आई 5,000 से ज्यादा, तो उसमें 10% का टीडीएस कटेगा। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना सर। उसके बाद 194 एलबी, एलबीए, एलबीबी, एलबीबी, एलबीसी, ये मैं आपको पूरा का पूरा बिजनेस ट्रस्ट के साथ डिस्कस करवाऊंगा। इसके बाद जो बिजनेस ट्रस्ट का रिवीजन लेंगे उसमें हम पूरा का पूरा ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों 194 एम क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 194 एम कहता है जिसका 194 सी नहीं, जिसका 194 एच नहीं, जिसका 194 जे नहीं, पर फिर भी हमको लगता है अमाउंट इतना बड़ा है ना कि टीडीएस कटना चाहिए। सर 194 सी, एच और जे कहां अप्लाई नहीं होता है? पहला अप्लाई नहीं होता है अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो। दूसरा अप्लाई नहीं होता है अगर आप छोटे इंडिविजुअल या एचयूएफ हो। तो ये दोनों केस में ये तीनों सेक्शन अप्लाई नहीं होते। पर लॉ ने बोला कभी कभी यार, तुम छोटे इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, पर बहुत बड़े अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस तो बनता है, तो हमने बोला टीडीएस काटेंगे। पर सर एक बार रुक के मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट सी के केस में क्या टीडीएस कटता है? या तो 1% या 2%, डिपेंड करता है सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है या सामने वाला कोई और है। 194 एच में कितना टीडीएस करता है? कमीशन के लिए 5% फिक्स्ड है। और 194 जे में कितना टीडीएस डिडक्ट होता है सर? डिपेंड करता है या तो 2% या फिर 10%। 2% कब कटता है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में, रॉयल्टी अगर सिनेमा से रिलेटेड है तो, और उसके बाद तीसरा कॉल सेंटर वाला
केस है तो उसके अलावा अदर हर केसेस में कितना कट जाता है 10% का टीडीएस। तो देखो अलग अलग रेट है। इसके सामने इन्होंने एक सेक्शन रखा 194M जो कहता है अगर तुम 194C 194H 194J में नहीं कट पा रहे हो पर आप जो पेमेंट कर रहे हो ना वो किस चीज का पेमेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट है, टेक्निकल सर्विस का पेमेंट है, कमीशन का पेमेंट है, तो ये सारे पेमेंट्स अगर है और पेमेंट का जो अमाउंट है ना वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है साल में, तुम छोटे इंसान हो या तुम पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो पर 50 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो ना, हमने बोला ले फ्लैट 5% का टीडीएस तेरे पे काट देंगे, तेरे पे 5% का टीडीएस काट देंगे। किसको एप्लीकेबल है सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर अदर सेक्शन। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का 194 सी एच और जे वाला तो 50 लाख से ज्यादा का अगर आपका एग्रीगेट जाता है ना तो टीडीएस काट देंगे। लेकिन इसके लिए भी टैन की जरूरत नहीं है सर, अभी तक 3 जगह टैन की जरूरत नहीं पड़ी। एक तो 194 आई ए इमूवेबल असेट, एक 194 आईबी, इनको भी यानी कि छोटे लोग, और अभी हमने पढ़ा 194 एम, ये बचे हुए लोग हो गए सर, इनको भी क्या करना पड़ेगा। एम हो गया सर आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब आपके 3 अलग अलग सेक्शन के टीडीएस कटेंगे। शर्त ये साल में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है सर, ये टैन नहीं लगेगा। यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए किया तो तब भी टीडीएस कटेगा। जी हाँ, इस टीडीएस एप्लीकेबल वेयर इट इज मेड फॉर पर्सनल पर्पस, यस एज लॉन्ग एज 50 लाख का कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक 50 लाख का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक लगेगा दोस्तों। ये हो गया आपका 194 एम। सर 194 एन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनो ना, अरे सुनो ना मेरी बात, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। सर 194 एन किस बारे में कहता है? 194 एन मतलब सर नगद। एन मतलब क्या? नगद। नगद मतलब क्या होता है सर? कैश। इन्होंने क्या कहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाया और बहुत ट्रिकी प्रोविजन बनाया, तुम लोग सुनोगे सर। 194 एन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान है कि नहीं यहाँ पे? सर तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है कि नहीं? मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 लोगों को पकड़ा सर इन्होंने, बोला बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो 3 लोग हैं, अगर तुम्हारे यहां से कोई पैसा विड्रॉ करके जाता है, क्या करके जाता है? विड्रॉ करके जाता है। सर विड्रॉ करके जाने वाला कौन है हमको नहीं पता भाई, कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर वो विड्रॉ करके जाता है तो उसने अगर पूरे साल में एग्रीगेट 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ किया, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर अमाउंट विड्रॉ किया तो उस केस में उस पे क्या काटोगे? टीडीएस काटोगे। एट व्हाट रेट सर? यू विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। 2% ऑन व्हाट? 2% ऑन द एक्सेस अमाउंट। मतलब मान लो अगर आपने कितना विड्रॉ किया, 1.2 करोड़ विड्रॉ किया, तो जो एक्सेस आपने 20 लाख विड्रॉ किया उस पे 2% यानी कि 40,000 रुपए का क्या कटेगा राजा? टीडीएस कटेगा। 2% ऑन द एक्सेस अमाउंट का क्या कटेगा? आपका टीडीएस कटेगा। दोस्तों कब काटोगे टीडीएस? एक्चुअल में जब पेमेंट हो रहा है, जब विड्रॉल हो रहा है तभी काटोगे। विड्रॉल का भी कोई क्रेडिट होता है क्या? नहीं सर। तो लिमिट क्या दिया दादा इन्होंने? लिमिट दिया 1 करोड़ रुपए का, लिमिट दिया 1 करोड़ रुपए का ऑफ द, और 2% का टीडीएस कटेगा। पर दोस्तों इन्होंने क्या बोला पता है? हम ना एक प्रोविजन लाएंगे नॉन फाइलर्स के लिए। नॉन फाइलर्स मतलब क्या? जो अपना रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जो अपना रिटर्न नहीं भर रहे हैं। रिटर्न नहीं भरे मतलब क्या? जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हो उसके प्रीवियस 3 ईयर में सारे के सारे साल में आपने रिटर्न नहीं भरा। In all the 3 previous year you have not deducted the TDS, in that case what not filed the return। अगर आप एक नॉन फाइलर हो गए ना राजा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक नॉन फाइलर हो गए ना आप, तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, उसमें टीडीएस कैसे कटेगा। अगर आप एक नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो गए तो हम ये 1 करोड़ का लिमिट ना तुम्हारे लिए कम करके 20 लाख कर देंगे कि भैया 20 लाख तक तो तेरे पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, पर 20 लाख के ऊपर जाएगा ना तो 2% का टीडीएस कट जाएगा। और कहां तक सर? 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक आपका उतना टीडीएस कट जाएगा। और 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करेगा ना तो उस पे तो 5% का टीडीएस कटेगा। मतलब सर अगर एक नॉन फाइलर ने ही 1.2 करोड़ विड्रॉ किया तो उसका टीडीएस कितना कटेगा? पहले के 20 लाख के लिए 0, उसके बाद के लिए 80 लाख के लिए 16,000 रुपए, और बचे हुए 20 लाख के लिए 5% यानी कि 10,000 रुपए, मतलब टोटल 26,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर अ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। मेरी बात समझे क्या आप? मेरी बात समझे क्या आप? हाँ सर। सर ये जो 1 करोड़ का विड्रॉल देखेंगे, ये कहां से देखेंगे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की सारा मिला के? अरे सारा मिला के देखेंगे, बैंक के नीचे देखेंगे, सारे अकाउंट्स मिला करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरे को एक बात बताइए प्लीज, दोस्तों प्लीज मेरे को एक बात बताइए कि जो आप लोग विड्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने एक नया फाइनेंस एक्ट 2023 में, जो आपके नवंबर वाले बच्चों के लिए रिलेवेंट नहीं है, नवंबर 2023 वाले बच्चों के लिए रिलेवेंट नहीं है, इन्होंने बोला ये जो लिमिट है ना, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रहे हैं, कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए हम 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का लिमिट रखेंगे। उनको कैश की जरूरत पड़ती है, तो अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रहे हैं ना तो 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का लिमिट रखेंगे। अरे आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी हाँ। पर सर ये जो प्रोविजन है ना, ये कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये एनी पर्सन, अगर कुछ स्पेसिफिक पर्सन है ना तो आपको ये टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। सर कौन से स्पेसिफिक पर्सन? दोस्तों
जैसे कि आपके एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं। एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं मतलब जो लोग एटीएम ऑपरेट करते हैं, वो लोग बैंक से कैश निकालते हैं और कैश निकाल के लेके एटीएम मशीन में डालते हैं या फिर उनकी फ्रेंचाइजीज़ होती है। तो भैया ये सारे लोग तो कैश का ही काम कर रहे हैं ना, इन लोगों को आप नहीं ये प्रोविज़न एप्लीकेबल करवाओगे। दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी नहीं, नहीं, प्राइमरी एग्री नहीं, नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी सर ये एक कमिटी होती है जो फार्मर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदती है और उसको मार्केट में बेचती है। सर आप जब फार्मर से खरीदते हो तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी ही, तो कैश की जरूरत पड़ेगी तो आप इस चीज को नहीं हटा सकते, आप उन पे विड्रॉल पे टीडीएस नहीं लगा सकते 2% का। तीसरा, अगर सर आप कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज हो, कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं जो जा जाके अलग अलग एटीएम में कैश रिप्लेनिश करते हैं, तो आप लोगों को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो। उसके बाद सर आप अगर ऑथराइज डीलर हो, फुल फ्लेजेड मनी चेंजर हो, ऑथराइज डीलर हो, फुल फ्लेजेड मनी चेंजर हो, तो ये सारे केसेस में आपको प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सर आपको ना 194 अप्लाई नहीं होगा। तुमको मेरी बात समझ में आई क्या राजा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआई का जो नया मॉड्यूल आ रखा है उसमें इन्होंने पेज नंबर 13.71 में इसका एक एग्जाम्पल डाल के रखा है। प्लीज वो एग्जाम्पल को बारीकी से रेफर कर लेना, प्लीज वो एग्जाम्पल को बारीकी से रेफर कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है सर, 194 एन के बाद क्या आएगा बताओ? एन के बाद क्या आता है बताओ? सर एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा आपका ओ। ओ जाने जाना, मेरी बात सुनो सर। ओ जाने जाना। ओ का क्या है सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है दोस्तों। अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके पास एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आता है और इसके प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर वो कोई सेल का ट्रांजैक्शन करता है, तो इससे जो अमाउंट जा रहा है ना, जो भी ग्रॉस अमाउंट है ना, उस ग्रॉस अमाउंट का 1% टीडीएस काट करके ही आप पेमेंट करोगे। मतलब क्या सर? अगर अमेज़न है, अमेज़न के थ्रू OnePlus वाले ने क्या किया, अपना फ़ोन बेचा और अमेज़न ने क्या बायर को यहाँ पे सेल किया। तो OnePlus का फ़ोन कितना था सर? 1 लाख रुपए का फ़ोन था। 1 लाख रुपए बायर ने दिया। बा अमेज़न ने क्या किया? उसपे अपना 10% कमीशन काटा और 90,000 रुपए किसको ट्रांसफर कर दिया? OnePlus को। तो जब आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आप 1% टीडीएस काटोगे। किसका? पेमेंट का। ना, 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 ग्रॉस सेल का। ग्रॉस सेल का यानी कि क्या? जो आपका ग्रॉस सेल 1 लाख का था, तो 1 लाख का 1% टीडीएस यानी कि 1,000 रुपए का टीडीएस काटोगे। उसके बाद सर ये वन प्लस जो है 90,000 का पेमेंट के बाद 10,000 का कमीशन तुमने रखा है, वो 10,000 के कमीशन का इनवॉइस देगा, तो क्या वो 10,000 कमीशन पे टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर 194 एच? सर वैसे तो कटता, लेकिन क्योंकि 194 ओ लग गया ना, तो जब 194 ओ लग जाता है तो 194 एच हो गया, 194 पी हो गया, कोई भी और सेक्शन नहीं लगता है जब 194 ओ लग गया। तो सर पॉइंट क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है जब वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है तो वो ग्रॉस अमाउंट में से 1% काट करके पेमेंट करता है। ग्रॉस अमाउंट बोला है सर, ध्यान रखना, ग्रॉस अमाउंट बोला है। लेकिन दोस्तों, दोस्तों एक एक्सेप्शन है कि अगर ये जो आपका जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ना, ये अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसके अलावा इसका जो ग्रॉस सेल है ना साल का, ये 5 लाख रुपए से ज्यादा का ग्रॉस सेल नहीं है, 5 लाख रुपए ही है, और फिर भी उसने अपना पैन कार्ड अगर जमा कर दिया है ना, तो फिर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सर ये एक एक्सेप्शन, एक थ्रेशोल्ड है, यूं समझ लो। और थ्रेशोल्ड भी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को है कि भैया अगर तुम्हारा 5 लाख तक का अगर ये है ना सेल, तो फिर उस केस में हम आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, 5 लाख के बाद ही टीडीएस काटेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर एक बार ये वाले सेक्शन में टीडीएस कट गया तो और कोई भी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। समझे क्या मेरी बात? हाँ सर। तो अब ये तो हो गया जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हो। अब सर सिमिलरली आपका ई कॉमर्स इंश्योरेंस भी होते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस, जैसे कि आपका डिट्टो हो गया। अब आप मान लो अगर आप डिट्टो में इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे लिस्टेड है, जैसे कि एलआईसी हो गया, और मैं कौन हूं? मैं बायर हूं। जब मैं पहली बार इंश्योरेंस लेता हूं ना, तो मैं डिट्टो से लेता हूं, यहाँ पे इंश्योरेंस लेके पेमेंट करता हूं। तो जो इंश्योरेंस का पेमेंट करता हूं ना, तो उस पे क्या कट जाता है? टीडीएस कट जाता है। वेरी गुड। पर उसके बाद जब मैं रिन्यू करता हूं ना अपना इंश्योरेंस, तो मैं जनरली डिट्टो के पास नहीं, मैं जनरली इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता हूं। और जब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? मेरे को कमीशन का पेमेंट करती है, और ये इंश्योरेंस कमीशन जो होता है, ये 194 डी में कवर होता है, 194 डी में कवर होता है। अब सर ये जो कमीशन का पेमेंट आया, उसके सामने जो आपको रिन्यूअल का पैसा आया, ये रिन्यूअल का पैसा, क्या उस पे भी 194 ओ लगेगा? नहीं राजा, इंश्योरेंस एजेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, उनको एओस जो है ना वो फोर्स कर रहे थे कि भैया ओ डिट्टो, तुमको उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। लॉ ने बोला नहीं राजा, रिन्यू तुम्हारे थ्रू नहीं हुआ है ना, तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज नहीं हुआ है ना, तो तुमको टीडीएस नहीं कटेगा 194 ओ वाला तुमको। यानी कि क्या, जो बायर सीधा जाके पेमेंट कर दे रहा है एलआईसी को, उस पे डिट्टो की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उल्टा एलआईसी जब डिट्टो को कमीशन पे करेगा ना, तो कमीशन पे करने पे वो उसका टीडीएस काट लेगा एट द रेट ऑफ 5%। अरे मेरी बात समझे क्या? यस सर। वैसे ही सिमिलरली दोस्तों एक ई ऑक्शन होता है। ई ऑक्शन मतलब क्या?
अब जाके ऑनलाइन ऑक्शन करते हो ये समझने के लिए कि आपकी प्राइस, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, और फिर प्राइस को आप अलग से बेच देते हो। तो जब आप ई ऑक्शन करते हो तो क्या तब 194 ओ अप्लाई होगा? लॉ ने क्लैरिटी दिया कि ई ऑक्शन में जनरली ना आप 194 ओ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ आप प्राइस डिस्कवरी करते हो। इसमें सिर्फ आप प्राइस डिस्कवरी करते हो, प्राइस जानने की कोशिश करते हो। एक बार प्राइस समझ गए तो उसके बाद आप इसको यहाँ पे शायद बेचते हो, शायद नहीं बेचते हो, पर 194 ओ अप्लाई नहीं होगा। सर ई ऑक्शन क्या होता है? सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे जितने भी ये लोग जब्त करते हैं ना चीजें, इसको ऑनलाइन ऑक्शन करके बेच सके। तो ऑनलाइन ऑक्शन में सर आप जनरली क्या करते हो? सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करते हो, तो उस केस में आपका 194 ओ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। सर 194 ओ किसका हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर का हो गया। उसके बाद सर 194 ओ के बाद 194 पी। सर 194 पी, पी बोले तो पेंशन, पी बोले तो पेंशन। पेंशन में क्या है दोस्तों? पेंशन में हम लोग कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की बात करने वाले हैं। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब क्या? जो 75 इयर्स के ऊपर के हैं, 75 इयर्स के ऊपर के हैं, इनका इनकम जो है ये सिर्फ पेंशन इनकम है, सिर्फ पेंशन इनकम कमा रहे हैं। और राजा सुनो ना, अरे मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूं मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। प्लीज मेरी इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या कहा? जो आपकी सुपर सीनियर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन यानी कि कौन? जो 75 इयर्स के ज्यादा है। 60 लिख सकते थे, 80 लिख सकते थे, पर बोले ना ना खुजली हो रही है, कुछ और लिखेंगे, तो लिख दिया इन्होंने 75 इयर्स। 75 इयर्स जिसका पेंशन इनकम है, या फिर उसके अलावा कोई और अदर इनकम भी है ना, तो वो उसी बैंक से मिल रहा है जहां से तुमको पेंशन मिल रहा है। मान लो उस बैंक में तुमने एफडी करवा रखा है, एफडी में तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो तुम आरडी करवा रहे हो, एफडी पे, उस पे आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो अदर इनकम भी मिल रहा है ना, फ्रॉम दैट बैंक ओनली यू आर गेटिंग द इनकम। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा डिक्लेरेशन अगर तुम अपने बैंकर को दोगे ना, तो बैंकर को अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 194 पी। बैंकर को अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 194 पी, और वो क्या करेगा? बैंकर फिर तुम्हारा टोटल इनकम निकालेगा, क्योंकि उसको पता है तुमको कितना पेंशन मिल रहा है, उसको पता है तुम्हारा बाकी इनकम क्या है। टोटल इनकम निकालोगे, मतलब तुम्हारा कौन से हेड में कितना टैक्सेबल होगा, पेंशन जाएगा, सैलरी हेड में क्या, उसके बाद कहां पे जाएगा, उसके बाद टोटल इनकम के बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन लोगे, और डिडक्शन लेने के बाद जो नेट टैक्स आएगा, वो टैक्स डिडक्ट करके तुम क्या करोगे? उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, मतलब पूरा टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हो जाता है? आपके स्पेसिफाइड सीन, आपके बैंकर पे या बैंकिंग कंपनी पे शिफ्ट हो जाता है। अरे मेरी बात समझे क्या? अरे मेरी बात समझे क्या? पर सर ये जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस आप लोगे ना, चैप्टर 6A के डिडक्शंस आप नीचे लोगे ना, ये डिडक्शंस का प्रूफ मांग लेना। हाँ, प्रूफ मांग लेना, प्रूफ के बेसिस पे डिडक्शन देना। तो सर आप जनरली जब 192 पढ़ते हो ना सैलरी का, उसी के साथ सिमिलर प्रोविजन आ जाता है 194 पी। ब्रांड न्यू नया नया ताजा प्रोविजन है सर, ये अगले पिछले 2-3 साल का। ये 194 पी यानी कि पेंशन, पेंशन से याद आना चाहिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो गए सर। ये आपका 194 क्यू, 194 पी हो गया। 194 क्यू, क्यू में क्या आता है सर? काफी बड़ा परचेज, या फिर क्यू में क्या आता है? हेवी क्वांटिटी में परचेज। क्यू में क्या आता है? काफी बड़ा परचेज, या फिर क्यू में क्या आता है? हेवी क्वांटिटी में परचेज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से प्लीज। सर 194 क्यू क्या है? एक बार आप 194 क्यू समझ जाओगे ना, उसके बाद आगे चल के हम 194 ओ, 194 क्यू और 206 सी, 1H, ये तीनों को मिला करके एक साथ पढ़ने वाले। 194 ओ तो तुमने ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा। अब प्लीज एक बार 194 क्यू एकदम ध्यान से मेरी बात से सुन लो। प्लीज दोस्तों मेरी बात सुनना। दोस्तों अगर एक बायर है, वो बायर क्या कर रहा है? माल खरीद रहा है सेलर से, गुड्स खरीद रहा है। माल खरीदना मतलब गुड्स खरीदना, और गुड्स खरीदने के बदले में क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो ये जो पेमेंट करोगे ना, इस पेमेंट पे सर, ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल कॉन्ट्रैक्ट पे वैसे तो टीडीएस नहीं कटता, पर हमने बोला राजा सुनो, अगर ये बायर बहुत बड़ा बायर है, बहुत बड़ा बायर मतलब क्या? जिसका टर्नओवर वो 1 करोड़ नहीं, बोले टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है सर। अब जिस साल तुम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, मान लो तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो आप हम चेक करेंगे प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अगर है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इस पेमेंट पे। पर सर मान लो सिर्फ 10 लाख का माल खरीद रहा हो, तो 10 लाख का माल खरीद रहे हो तो नहीं, ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब आप कम से कम तो भी 50 लाख का माल खरीद रहे हो। तो 50 लाख का माल खरीद रहे हो और आपका खुद का टर्नओवर 10 करोड़ से बड़ा है, मतलब तुम्हारे पास टैन वगैरह सब होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम इसका टीडीएस काटोगे। कितना सर? बहुत नॉमिनल, सिर्फ 0.1%। सिर्फ 0.1% का टीडीएस काटोगे, और टीडीएस काट करके किसको जमा कर दोगे सर? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। ये बहुत यूनिक प्रोविजन है, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, सेल्स में आप क्या कर रहे हो? टीडीएस काट रहे हो, और टीडीएस काट के आप क्या कर दोगे? इसको जमा कर दोगे। पर सर एक बात बताओ,
अगर मैं इस साल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ 50 लाख से ज्यादा का और मैं इसी साल इनकॉर्पोरेट हुआ हूं, पिछले साल तो मैं इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं था, तो मेरे को टीडीएस नहीं लगेगा ना सर, क्योंकि फिर मैं मानूंगा पिछले साल का मेरा टर्नओवर जीरो था, टर्नओवर जीरो था तो मेरे को टीडीएस नहीं लगेगा। पर सर ये 0.1% किसका काटोगे? मतलब मान लो अगर मैं 60 लाख का परचेज कर रहा हूं तो टीडीएस 0.1% 60 लाख का काटूंगा, कि मैं जो एक्सेस है 0.1% 10 लाख का एक्सेस का काटूंगा। दोस्तों आप सिर्फ ना एक्सेस पे टीडीएस काटोगे। 194 एन में भी एक्सेस था, 194 क्यू में भी एक्सेस है। एक्सेस मतलब जो ऊपर के अमाउंट है उस पे टीडीएस काटोगे, उसके ऊपर के अमाउंट पे टीडीएस काटोगे। अरे मेरी बात समझे क्या तुम? अरे तुम मेरी बात समझे क्या? हाँ जी सर समझ तो गए। अब मेरे को एक बात बताओ सर, टीडीएस तो काट दोगे लेकिन मान लो 0.1% तो तब जब नॉर्मल सिनेरियो है। 206 डबल ए में पैन नहीं दिया तो, पैन कार्ड नहीं दिया तो सर, पैन कार्ड नहीं दिया ना तो वहां पे 20% लिखा हुआ था वैसे तो, पर एक बात समझो ना भाई, 50 लाख में 20%, 10 लाख का काट के तू बेच देगा सेलर को, सेलर बोलेगा भाई मेरा पूरा इनकम गया, मेरी तो पूरी कमाई गई, उल्टा जेब से लग गया मेरे को ट्रांजैक्शन। तो इसलिए लॉ ने बोला पैन कार्ड नहीं दिए ना तो भी 5% लगेगा, 20% नहीं। जब सामने 0.1% नॉर्मल है तो मैक्सिमम कितना काटेंगे? 5% का टीडीएस काटेंगे बायर जब एक सेलर को पेमेंट कर रहा है तो। मेरी बात सुन रहे हो क्या? हाँ सर, पर इसके ना बहुत सारे एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अगर 194 ओ लग गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर टीडीएस काट दिया है तो आपका 194 क्यू नहीं लगेगा। दूसरा, अगर 206C1H में टीसीएस एप्लीकेबल है तो 194 क्यू में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होगा ये आपको आगे चल करके अच्छे से समझ आएगा सर। पर एक बात बताओ, मान लो मैंने टीडीएस काट दिया, 50 लाख का मैंने खरीदी किया और उस पर टीडीएस काट दिया, कितने का? 60 लाख का खरीदी किया, टीडीएस कितना काटा तुमने? 0.1% ऑफ 60 लाख, यानी कि 6,000 रुपए करीबन तुमने काटा। 6,000 रुपए तुमने काट करके किसको जमा कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दिया। 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करने के 3 महीने के बाद तुमने क्या कर दिया? ये जो गुड्स खरीदे थे ना, है ना तुमने, ये तुमने रिटर्न कर दिए, गुड्स वापस कर दिए। तो क्या सरकार 6,000 तुमको वापस करेगा? अरे तुमने 60 लाख रुपए में से 6,000 रुपए माइनस करके कितनी पेमेंट किया था? 59 लाख रुपीज 94,000, 59 लाख 94,000 पेमेंट किया था। पर अब जब तुमने रिटर्न किया तो 59 लाख 94,000 तो वापस आ जाएगा, बाकी 6,000 का क्या? तो लॉ ने बोला आगे चल करके जब तू सेम सेलर से परचेज करेगा ना तो तू उस सेलर के टीडीएस के सामने एडजस्ट कर सकता है। पर सेम सेलर से अगर परचेज किया तभी जाके तू उस टीडीएस के सामने एडजस्ट कर सकता है, वरना क्या होगा सर? वरना गया। हाँ सर, आप अपने नेक्स्ट परचेज में उसको टीडीएस के सामने एडजस्ट कर सकते हो, बस लॉ ने तो आपको इतना ही सपोर्ट दिया है। क्या आप मेरी बात समझ गए सर? ये ब्रॉडली क्या है? ये आपका 194 क्यू है, 194 क्यू है। पर सर ये आपका 194 क्यू बस इतना ही है, इससे ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद सर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका प्रोबेबली लास्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट, 194 आर। 194 आर क्या है सर? बेनिफिट और परक्विजिट की बात करता है, जो बिजनेस के दौरान बेनिफिट या परक्विजिट देते हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड अपने बिल्डर्स, अपने सारे 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 डीलर्स को क्या देता है? डीलर्स को अगर इंसेंटिव मीट हुआ तो आप उनको ट्रिप टू मलेशिया देते हो, ट्रिप टू थाईलैंड देते हो, ट्रिप टू रशिया देते हो। ये सब जो रशिया वगैरह का ट्रिप देते हो आप, ये सारे ट्रिप्स क्या है सर? बिजनेस और बेनिफिट या बेनिफिट्स या परक्विजिट्स है। तो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स पे टीडीएस लगेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल लगेगा सर। क्या टीडीएस लगेगा? स्क्रीन पे देखो सर, कौन टीडीएस काटेगा? एक तो बड़े बड़े लोग, बड़े इंडिविजुअल या एचओएफ, या उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल या एचओएफ जो टीडीएस बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है, किसको? किसी रेसिडेंट को। कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो ना जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आपका अगर बेनिफिट या परक्विजिट 20,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस कितना काटोगे? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ दस सच बेनिफिट। तो आप क्या करोगे सर? टीडीएस का रेट याद करने के लिए पहले तो 10% को अलग करो, और उसके अलावा 10% के अलावा जो भी परसेंटेज है उनको अलग करो, और जो अलग वाले परसेंटेज है ना उनको याद करो। 10% बाकी हर जगह वही डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी बेनिफिट मिला, मान लो ट्रिप टू सिंगापुर मिला आपको जो 80,000 रुपए का था, तो 80,000 का जो ट्रिप है उसका 10% यानी कि 8,000 का टीडीएस काटोगे। पर सर मैं तो टिकट दे रहा हूं ना, मेरे पास पैसा कहाँ है? तो तू पैसा या तो मांग ले। अशोक लेलैंड क्या करेगा? डीलर से या तो 8,000 रुपए मांग लेगा, या बोलेगा तू जाके एडवांस टैक्स पटा दे और तू मेरे को डिक्लेरेशन दे दे। तो मैं क्या करूंगा? तेरे को ये प्रॉफिट दे दूंगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो पैसा है ना, आप टीडीएस कब काटोगे? बेनिफिट या परक्विजिट देने के पहले काटोगे। उसके बाद सर इन्होंने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर बेनिफिट और परक्विजिट में कभी कभी वेवर ऑफ लोन भी आता है। मतलब मान लो फर्ज करो कि बैंक ने क्या किया था, अडानी को 10 करोड़ का लोन दिया था और अडानी पेमेंट नहीं कर पा रहे करके उन्होंने क्या किया? 1 करोड़ वेव ऑफ कर दिया। क्या ये 1 करोड़ बेनिफिट या परक्विजिट है? हाँ सर, एक तरह का तो बेनिफिट या परक्विजिट है। तो क्या इस पे टीडीएस कटना चाहिए? तुम बोलोगे ए, बैंक बोलेगा साले, एक तो मेरा 1 करोड़ रुपए गया, ऊपर से तू बोलेगा 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए मैं टीडीएस जमा करूं सेंट्रल गवर्नमेंट में? पागल हो गया है क्या? पागल हो गए क्या? मैं नहीं जमा कर रहा भाई। हमने क्या बोला? वैसे तो बेनिफिट या परक्विजिट है, बट टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर ऑन द बैंक्स वी आर लेटिंग इट गो एंड इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर 194 आर। समझे क्या दोस्तों? उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखो स्क्रीन पे,
194 आर शेल नॉट अप्लाई ऑन सेल्स डिस्काउंट, मगर मगर मतलब अगर कोई आप सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो ना, वो नॉर्मल डिस्काउंट है, कोई बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं है, उसमें 194 आर अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन 194 आर कहां लगेगा सर? फ्री सैंपल्स अगर बांट रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, फ्री टिकट्स दे रहे हो, ट्रिप स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, तो सब जगह 194 आर लगेगा। सिमिलरली अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अगर आप क्या भेज रहे हो, कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो, वो प्रोडक्ट वो वापस नहीं करने वाला, तो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, वो बेनिफिट या परक्यूजिट दे रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बेनिफिट या परक्यूजिट दे रहे हो तो 194 आर का टीडीएस काटोगे। अगर आप फ्री मेडिकल सैंपल दे रहे हो तो भी 194 आर लगेगा। सोशल मीडिया वाला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। उसके बाद दोस्तों, बस सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस और प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, सिंपल है दोस्तों। अगर मान लो मेरा कोई क्लाइंट है और उसके लिए मैंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किया, मतलब मैंने अपने जेब से खर्चा किया, तो उस पर टीडीएस 194 आर लगेगा क्या? यूं मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट कौन कर रहा है? डेलॉइट कर रहा है। अगर उसने अपने लोगों को बाहर भेजा और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किया, तो सवाल ये आता है कि तुमने इनवॉइस किसके नाम पे लिया? तुमने इनवॉइस रिलायंस के नाम पे या क्लाइंट के नाम पे लिया क्या? तब तो कोई बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है, 194 आर अप्लाई नहीं होगा। पर अगर इनवॉइस तुमने किसी और के नाम पे लिया है, तो फिर सवाल ये आएगा कि भैया तुम प्योर एजेंट थे कि प्योर एजेंट नहीं थे? अगर तुम प्योर एजेंट थे ना, तो आपको 194 आर अप्लाई नहीं होगा, पर अगर अदरवाइज देन प्योर एजेंट थे तो 194 आर अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज देन प्योर एजेंट थे तो 194 आर अप्लाई हो जाएगा। सर अदरवाइज देन प्योर एजेंट मतलब क्या? प्योर एजेंट मतलब क्या? प्योर एजेंट मतलब भैया देख, तेरा मेन काम था ऑडिट का सर्विस प्रोवाइड करना। ये जो तूने एक्स्ट्रा मील्स वगैरह का पेमेंट किया है, ये तो तूने इंसिडेंटल पेमेंट कर दिया। ये तेरा मेन प्राइमरी सर्विस नहीं था, प्राइमरी सर्विस था ऑडिट। दूसरी चीज, तूने जितना पे किया है उतना ही तूने कंपनी से रिइंबर्समेंट मांगा है। प्योर एजेंट बनने के लिए तूने जितना पे किया है उतना ही कंपनी से रिइंबर्समेंट मांगा है। मतलब क्या? मतलब अगर तुम उबर से गए हो और तुमको 400 रुपए का बिल बना है, तुमने उसकी अर्जी फेक बना के अगर 1200 रुपए कर दी ना, बोले सर पीक टाइमिंग था, ट्रैफिक था, तो भैया तो तुम प्योर एजेंट नहीं रहोगे, प्योर ही नहीं रहे तुम साले, प्योर ही नहीं रहे, तुमने अपनी सारी प्योरिटी बेच खाई 800 रुपए में, दोस्तों तुम प्योर ही नहीं रहे। तो दोस्तों ये वाला एक्सेप्शन जो हम करते हैं वो अलग है, पर प्योर एजेंट मतलब जितना तुम्हारा खर्चा हो रहा है उतना ही तुम रिइंबर्स करवा रहे हो, और तुम उस जो जो खर्चा तुम कर रहे हो ना, तुम अपने लिए करना भी नहीं चाहते, तुम कर तो अपने क्लाइंट के लिए रहे हो, तो तुम बन जाओगे प्योर एजेंट। और प्योर एजेंट में 194 आर अप्लाई नहीं होगा, बट अदरवाइज देन प्योर एजेंट में 194 आर अप्लाई हो जाएगा। इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है सर, ठीक है। सर 194 सी और 194 जे के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर मान लो 194 सी या जे में टीडीएस कट चुका है ना ऑलरेडी, तो आपको 194 आर में टीडीएस नहीं काटना है। उसके बाद सर डीलर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस के लिए बिजनेस अगर आपको बाहर बुलाती है, सर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर तुम फैमिली के साथ बोल रहे हो, दो लोग को और लेके आ सकते हैं, घर वाली एक बाहर वाली, तो भैया ये जो फैमिली को लेके आए इसकी क्या जरूरत थी? तो ये जो बाहर से आप लोगों को एक्स्ट्रा फैमिली को लेके आए हो, इनका खर्चा अगर कंपनी दे रही है, तो ये 194 आर का बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा। और दूसरा, अगर कॉन्फ्रेंस मान लो एक्स डेज के लिए है, उसके पहले का एक दिन और पहले के बाद का एक दिन का खर्चा चलता है, पर मान लो एक हफ्ते पहले से तुमको गोवा बुला रहे हैं कॉन्फ्रेंस के नाम पे, तो भैया वो जो एक हफ्ते पहले से बुला रखे वो खर्चे सारे क्या हो जाएंगे? बेनिफिट या परक्विजिट माने जाएंगे, उस पे टीडीएस नहीं, उस पे टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। सर ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन 194 तक था। 194 एस जो है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट के सारे प्रोविजन कवर करूंगा। उसके बाद 195 जो है वो आपकी डिस्कस एनआर टैक्सेशन के वक्त डिस्कस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ चीजें टीडीएस के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि टीडीएस कब पे होगा, कब फाइल होगा, वो सारी चीजें वो मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूं, पर आपका टीसीएस जो है वो हम बाद में करेंगे। सर टीडीएस की बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप हेडिंग पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत डेप्थ में याद करने की जरूरत नहीं है। 195 ए क्या कहते हैं? सर अगर आपका टीडीएस का बर्डन आप खुद बेयर कर रहे हो ना, तो आप अमाउंट का ग्रॉसिंग अप करोगे, ग्रॉसिंग अप ऑफ अमाउंट करोगे। मतलब मान लो 100 रुपए का पेमेंट करना था, उसपे 10 रुपए का टीडीएस काट के 90 का पेमेंट करना था, पर तुमने पूरा 100 का पेमेंट कर दिया, तो ये मान लोगे कि आपने 111 का इनकम दिया, उसमें 11 रुपए का टीडीएस काटा और 100 का पेमेंट किया, ये 11 रुपए अब तुम जमा करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं ग्रॉसिंग अप। उसके बाद सर 196, टीडीएस नहीं लगेगा अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट, आरबीआई, कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड वगैरह को पेमेंट कर रहे हो, तो किसी भी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद ए से डी हम फॉरेन टैक्सेशन में पढ़ेंगे सर। 197 क्या कहता है, ध्यान से सुनो सर। अगर आपको लगता है आपका जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है, बट टीडीएस जो कट रहा है वो बहुत ज्यादा रेट पे कट रहा है, तुम लोअर टैक्स में हो या तुमको टैक्स लगता ही नहीं है, तो तुम एओ को एप्लीकेशन दोगे, एओ आपको सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट आप जमा कर देना और आपका कम रेट पे टैक्स कटेगा। कैसे कम रेट पे टैक्स कटेगा? जब तक एओ आपका सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं कर देता, जब तक एओ आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं कर देता, तब तक आपका क्या करेगा? लोअर रेट पे टैक्स कटेगा दोस्तों। उसके बाद 197 ये क्या कहते हैं? नो टीडीएस ऑन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि भैया मेरा टैक्स निल आने वाला है, मेरा बिल्कुल भी इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। फालतू बातें। 198 में आ जाओ सर। टीडीएस अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड।
मतलब जो टीडीएस अमाउंट जो है उसको इनकम रिसीव नहीं माना जाएगा, मतलब तेरा पैसा काट के अगर मैंने टीडीएस भर दिया तो तेरे को पैसा दे दिया ऐसा मान लिया जाएगा। क्रेडिट किसको मिलेगा सर टीडीएस का? जिसके बिहाफ में काटा उसको क्रेडिट मिलेगा। पर अगर आपके बिहाफ में काटा पर क्रेडिट किसी और को मिलना है तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्रेडिट किसको देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से क्रेडिट देगा। उसके बाद दोस्तों 192 1A, ठीक है, सेक्शन 200 पढ़ो ध्यान से, देखो सर टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स कब पे करोगे? डिपेंड करता है पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है या कोई और कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है, तो उसमें आप पेमेंट करोगे जनरली जनरली आप 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पे करोगे। पर मार्च के लिए आप पे करोगे 30th अप्रैल तक, मार्च के लिए आप पे करोगे 30th अप्रैल तक। पर अगर सरकार पेमेंट कर रहा है ना राजा, तो सरकार पेमेंट कर रहा है, तो सवाल है कि विदाउट चालान पेमेंट कर रहा है कि विद चालान पेमेंट कर रहा है। अगर विदाउट चालान पेमेंट कर रहा है तो भैया चालान का वेट नहीं कर रहा है, तो आज के आज सेम डे पेमेंट कर दे। पर चालान अगर पेमेंट कर रहा है तो तू हर महीने के हर नेक्स्ट मंथ के 7th तक पे करेगा। मार्च का कोई एक्सेप्शन नहीं है सर, हर मंथ के नेक्स्ट मंथ के 7th तक पे करेगा अगर तू विद चालान पे कर रहा है। पर विदाउट चालान सेम डे पेमेंट करना पड़ेगा। पर दोस्तों ये 7-7 तारीख नहीं, 4 अलग-अलग सेक्शन है। आईए इमूवेबल एसेट, आईबी इनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, एम मिसलेनियस और एस जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इसमें आप टीडीएस ना 30 डेज के अंदर पे करोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिक्लेरेशन इज मेड। क्योंकि सर अमाउंट बहुत बड़ा होता है रिलेटिवली इन केसेस में, तो हमने बोला मंथ खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर तुम पेमेंट करना। और पेमेंट तुम चालान कम स्टेटमेंट भरना 26 क्यूबी क्यूसी क्यूडी क्यूई का ये लोगों ने नया चालान बना रखा है सर। ऊपर वाले के लिए नॉर्मली 26 क्यू रहता है, पर इसके लिए इन्होंने क्यू क्यू या क्यू ए रहता है, इसके लिए इन्होंने नया बना रखा है। अरे मेरी बात समझे क्या? उसके बाद सर आपको ना रिटर्न्स भरने पड़ेंगे क्वार्टरली। रिटर्न्स कब भरोगे आप? रिटर्न भरोगे पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वार्टर, उनका रिटर्न आप भरोगे 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जैन, और लास्ट वाले के लिए 2 महीना मिलेगा, 1 महीना नहीं 2 महीना मिलेगा, 31 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों रिटर्न का फॉर्म बताया मैंने, 24 क्यू में 192 और 194 पी का रिटर्न आता है सर, ये सैलरी है और ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाला पेंशन है। उसके बाद 26 क्यू का रिटर्न आता है, 27 क्यू का रिटर्न आता है। सबसे फेमस आपका 24 क्यू और 26 क्यू है। 24 क्यू और 26 क्यू ये आपका सबसे फेमस रिटर्न्स है। उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न्स का प्रोसेसिंग होगा। रिटर्न्स के प्रोसेसिंग का स्टेप क्या है, ध्यान से सुन लो। उफ, दोस्तों रिटर्न्स के प्रोसेसिंग का स्टेप क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। दोस्तों आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा ना, वो उसमें सारे टीडीएस जो आया है उसमें आप सबसे पहले सारे अरिथमेटिकल एरर हटाओगे और सारे इनकरेक्ट क्लेम उठाओगे। इनकरेक्ट क्लेम मतलब क्या? जो इनकंसिस्टेंट है या जिसका रेट ऑफ टीडीएस गलत है, ये दोनों चीजें एडजस्ट करोगे, अरिथमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम। और उसके बाद आप इंटरेस्ट निकालोगे अपने रिवाइज्ड टीडीएस के बेसिस पे, और उसपे फीस भी निकालोगे, कोई डीले का है क्या, 234 ई का फीस है क्या, जहां पे तुमने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा या अमाउंट टाइम पे नहीं भरा। और जब आपका टीडीएस का अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट और उस पे फी डिसाइड हो जाएगा, तो आपको सम पेबल या रिफंडेबल आ जाएगा, कितना सम पेबल या रिफंडेबल है। उसके बेसिस पे आप इंटीमेशन भेजोगे सर। इंटीमेशन में आप क्या भेजोगे? इंटीमेशन आप भेजोगे 1 साल, इंटीमेशन आप उस साल के खत्म होने के 1 साल के अंदर-अंदर भेज दोगे, और जो भी रिफंडेबल अमाउंट है वो रिफंड आप ग्रांट कर दोगे। सर जो ये इंटीमेशन आप भेजोगे ना, जिसमें आप बोल रहे हो भैया इतना टीडीएस इंटरेस्ट और फी भर, उसको 156 का डिमांड नोटिस माना जाएगा और 30 दिन के अंदर-अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं किए तो सेक्शन 220 में आपका इंटरेस्ट और 221 में आपका पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा। 156 का डिमांड नोटिस 30 दिन के अंदर पे करना, नहीं किए तो 220 में आपको इंटरेस्ट और 221 में आपको पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा। सर अगर आपने टीडीएस नहीं भरा या तो टीडीएस काटा ही नहीं या काट के भरा नहीं, तो आपको माना जाएगा असेसिन डिफॉल्ट। पर अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, पर जिसको पैसा दिया ना उसने बराबर समय पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, उस रिटर्न में वो वाला इनकम दिखा दिया और उस इनकम पे टैक्स भर दिया, और टैक्स भरने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। अगर ये चारों कंडीशन मीट हो जाए ना, क्या उसने अपना रिटर्न भरा, रिटर्न में वो इनकम दिखाया, रिटर्न पे पूरा टैक्स भर दिया और आपको इंटीमेट कर दिया और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये चारों कंडीशन मीट हो जाए ना, तो फिर आप असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने जाते हो। क्योंकि जो एंड ऑब्जेक्टिव था कि उसका टैक्स भर जाए, वो एंड ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो गया ना, तो आपको पेनल्टी भी तब तक नहीं लगेगा जब तक एओ को लगता है नहीं नहीं लगाना चाहिए, तब तक आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। पर सर आप अगर असेसिन डिफॉल्ट बनते हो ना, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोस्तों? आपको जब आपने नहीं काटा से लेके जब आपने काटा तब तक के लिए आपको 1% पर एनम देना पड़ेगा, और जब आपने एक बार काट दिया उसके बाद जब तक जमा नहीं करते तब तक आपको 1.5% पर मंथ का देना पड़ेगा। 1.5%, क्योंकि अब पैसे तुम्हारे पास है ना, तुम इसको यूज कर रहे हो, तो 1.5%। और दोस्तों एक बात समझना, अगर आप असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न भर दिया, तो आपका टीडी आपका इंटरेस्ट लगना कब बंद होगा? जिस दिन उसने रिटर्न भरा ना, उस दिन आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उस दिन आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। सर ये इंटरेस्ट को आप कैसे जमा
जमा करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंटरेस्ट है ना आप पे करोगे जब आप टीडीएस रिटर्न भर रहे हो सेक्शन 200 में, जो क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हो ना, तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट भी जमा करते जाना पड़ेगा। सर क्या इंटरेस्ट का वेवर हो सकता है? जी हाँ, वेवर हो सकता है, थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। पर सर सुनो ना, अगर आपने इंटरेस्ट डिडक्ट किया या अगर टीडीएस डिडक्ट किया या डिडक्ट करने के बाद पे नहीं किया, तो चार्ज उसको चार्ज अपॉन ऑल द असेट्स माना जाएगा, आपके सारे असेट्स पे चार्ज लग जाएगा। दोस्तों, ऑर्डर टाइम लिमिट जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा रहे हो ना, ये कब तक लगाओगे? शैल नॉट बी पास्ड after expiry of 7 years from the end of relevant financial year or 2 years from the end of correction whichever is later। अगर आपका जिस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड इंटरेस्ट लगना चाहिए था, उसका ऑर्डर आप मैक्सिमम 7 साल तक पास कर सकते हो, उसके बाद आप पास नहीं कर सकते। सर वेवर हो सकता है क्या इंटरेस्ट का? जी हाँ, वेवर हो सकता है, बिल्कुल इंटरेस्ट का वेवर हो सकता है। वेवर कैसे होगा सर? अगर कुछ चीजें, वेवर कौन करेगा? सीआईटी और सीसीआईटी और डीजीआईटी, इनको पावर दिया गया है। वेवर कब करोगे सर? अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है, जैसे कि भाई सर्च और सीजर हो गया, मेरा बुक्स लेके चले गए, मेरे पास था ही नहीं रिटेल टीडीएस भरने का, या दूसरा मैंने भैया जो टीडीएस है ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि टीडीएस नहीं काटना है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया टीडीएस काटना है, लॉ बदल गया, तो भैया मैं उसका इंटरेस्ट क्या भरूंगा? तीसरा, अगर मेरा डीटीडब्ल्यूए एग्रीमेंट है, उसके तहत अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट की वजह से टीडीएस नहीं काटा ना राजा, तो आपको वेवर मिल सकता है। वेवर ऑफ टीडीएस इज ऑल्सो अलाउड। और दूसरा, उसके बाद दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हर एक डिडक्टर जो है वो एक सर्टिफिकेट बना के डिडक्टी को देगा, जिसमें बताएगा कितना टीडीएस कटा है, कब कटा है। सर फॉर्म 16, फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 बीसीडी, 16 सबसे कॉमन फॉर्म है आपके सैलरी का है, आपको सैलरी का फॉर्म 16 आता होगा, आपके जो सीनियर्स है उनको आता होगा फॉर्म 16, पर आपका कोई भी सैलरी के अलावा कोई भी केस है ना, तो 116 ए आता है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो ना, ये जो 4 स्पेशल केसेस है ना, आईए, आईबीएमएस, ये 4 में अलग अलग फॉर्म बनाए हैं हमने, 16 बी सी डी। सर ये फॉर्म कब तक आएगा? अगर सैलरी की बात करें तो 15 जून तक आना चाहिए साल में एक बार। उसके अलावा जो भी 194 सी, 194 जे का अगर टीडीएस है, तो वो आपको क्वार्टरली भेजना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के 15 तक। जब आपका टीडीएस रिटर्न का डेट है, उसके बाद 15 मंथ्स के अंदर, मतलब अगर Q1 की बात करूं, तो टीडीएस रिटर्न का क्या डेट है आपका? 31 जुलाई। उसके बाद 15 दिन यानी कि 15 अगस्त तक आपको क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझे क्या सर? टीडीएस काटने के लिए पैन नंबर की जरूरत होती है, पैन नंबर की जरूरत होती है। पैन नंबर के बिना आप टीडीएस नहीं काट सकते अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। उसके बाद दोस्तों, आप मेरे को बताओ, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। पैन फर्निश करना जरूरी है। टीडीएस कटवा रहे हो तो पैन फर्निश करना जरूरी है, नहीं फर्निश करोगे तो आपको लग जाएगा सर रेट्स एज पर रेलेवेंट प्रोविजन जो दिया हुआ है, या रेट्स इन फोर्स जो है, या 20% विच एवर इज हायर, इतना आपको टीडीएस लग जाएगा दोस्तों। जैसे कि सर रेट्स इन फोर्स में मान लो आपको विनिंग 194 बी के लॉटरी विनिंग पे आपको 30% बोला है, तो वहां हम कम क्यों करें भाई? वहां 30% ही रहेगा। पर दोस्तों 194 ओ और 194 क्यू में ना, दोस्तों 194 ओ और 194 क्यू की अगर बात करूं, तो 194 ओ और क्यू के लिए रेट इन्होंने 5% रखा है, ना कि 20%। 194 ओ क्या है सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, और 194 क्या? हेवी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, तो दोनों में 5% रखा हुआ है। सर पैन इज नेसेसरी, हर चीज के लिए नेसेसरी है। अगर आप डिक्लेरेशन देना चाहते हो कि भैया मेरा नील रिटर्न भरने वाला है, अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, आप कोई भी चीज में आपको टैन नंबर देना जरूरी है, उसके बिना दिक्कत हो जाएगी। सर एनआर के केस में पैन तो हो नहीं सकता, तो एनआर के केस में पैन तो हो नहीं सकता, तो तू भैया ये सारी डिटेल भर देगा ना, काम हो जाएगा। तेरा नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस कंट्री का जो भी है, ये सारी डिटेल भर देगा ना, तेरा काम हो जाएगा। सर 206 ए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो नया आया है। सर वैसे तो पैन नहीं दोगे तो 20% लगा देंगे, पर पैन नहीं दे रहे हो चलो ठीक है, पर अगर तुम नॉन फाइलर हो ना, नॉन फाइलर मतलब तुम रिटर्न नहीं भरे हो, और यहाँ पे नॉन फाइलर का मतलब अलग है। नॉन फाइलर मतलब अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल का रिटर्न तुमने अभी तक नहीं भरा है, तो सर एक ही साल देखते हैं। अगर पिछले साल का तुमने रिटर्न नहीं भरा है ना राजा, तो उस केस में तुमको नॉन फाइलर माना जाएगा। और नॉन फाइलर बनने के बाद इस साल अगर तुम्हारा 50,000 से ज्यादा टीडीएस या टीसीएस आ रहा है, 50,000 से ज्यादा टीसीएस या टीडीएस आ रहा है, तो तुम्हारी तो ले लेंगे हम। कैसे भैया? उस केस में तुम्हारा टीडीएस कटेगा 2 टाइम्स ऑफ द स्पेसिफाइड रेट, और 2% ऑफ द रेट्स इन फोर्स, और 5% विच एवर इज हायर। मतलब अगर 194 बी की बात करूं, सर अगर 194 बी की बात करूं, तुमने अगर अपना पैन नहीं दिया तो ठीक है, पर तुमने अगर पिछले साल अगर अपना नॉन रिटर्न नहीं भरा था ना, तो उस केस में क्या होगा? तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ 30%, 2 टाइम्स ऑफ रेट्स इन फोर्स, और उसके बाद 5% विच एवर इज हायर, पर 60% हो जाएगा। पर सर 60% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? 60% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो फिर नॉन फाइलर बन क्यों रहा है? नॉन फाइलर बन क्यों रहा है? और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा सर? अगर मान लो पैन कार्ड भी नहीं दिया और रिटर्न फाइलर भी नहीं है, तो फिर तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा आता है ना वो ले ले। सबसे ज्यादा में क्या आएगा सर? बस इसके नीचे एक 20% और ऐड हो जाएगा, और विच एवर इज हायर आ जाएगा। अगर तुम नॉन फाइलर भी हो और तुमने पैन कार्ड भी नहीं दिया तो, समझे क्या सर?
उसके बाद सर आपका टीसीएस का प्रोविजन होता है शुरू, ये आप टीसीएस के बाद थोड़े वही सिमिलर कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आपको टीसीएस का जो प्रोविजन है उसके लिए मैं आपको एक रिवीजन ऑडियो दे रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं आपको सेक्शन 206 सी 206 सी का पूरा एक रिवीजन ऑडियो दे रहा हूं। वो रिवीजन ऑडियो जो है उससे तुम पूरा रिवीजन सुन लोगे ना, तो तुमको नीचे तुम्हारे जो बाद में यूट्यूब में देख रहे तुम लोगों को नीचे कमेंट में पहला वाला कमेंट और डिस्क्रिप्शन में तुमको वो रिवीजन ऑडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका 206 का पूरा रिवीजन हो जाएगा और इसके साथ आपका डिडक्शन का चैप्टर पूरा खत्म होता है। रिकवरी या फिर मैं ऐसा भी कर लूंगा, टीसीएस या रिकवरी का मैं अलग से प्रोविजन ले लूंगा, जो भी रहेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज का रिवीजन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में मेरे को बता देना वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक पहुंच गए क्या तुम लोग, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।